वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असपाल। बात करेंगे यूनिट 2 स्टार्टअप की, जो कि है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। सिलेबस देख लीजिए, आपके टोटल 7 यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट 5 पार्ट में कवर हुई है, पूरी हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब स्टार्ट करें यूनिट 2, जो कि बहुत छोटी है। बस सिर्फ 2 टॉपिक पे बात होगी, इस पे से 2 ही टॉपिक है इसमें। एक ही पार्ट में पूरी वीडियो कवर हो जाएगी। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये वाली पूरी पीपीटी आपको यहाँ मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स वगैरह पे सब होता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आईडी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सेक में जिन्होंने ये वाला सब्जेक्ट लिया हुआ लेजिस्लेटिव सपोर्ट, ये मैंने करवा दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात हमें इसमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे करनी है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। ठीक है, प्लस ये जो ऊपर वाला एरिया है ब्राह्मी वाला, ये और इनके बीच में लड़ाई क्या थी। ये 2 साम्राज्य दोनों लग रहे हैं, ये विजयनगर है और ये क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, ये सारे मुस्लिम है और ये सारे कौन है, हिंदू। ठीक है, 2 भाई हैं, ये हिंदू भाई है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कि क्या कारण है इनके बीच संघर्ष का, कि किस कारणवश इनके बीच संघर्ष है। एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये कि विजयनगर की पूरी इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसे थी, कि विजयनगर पूरा क्या था, डीप में आपको करना। बस 2 टॉपिक है, 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, संघर्ष का कारण और दूसरा ये कि विजयनगर क्या था पूरा। स्टार्ट करेंगे। पहले इनको देख लो कि ये विजयनगर जो पूरा का पूरा साम्राज्य, इतना विशाल, इतना अमीर, रिचेस्ट थे ये उस टाइम के। ठीक है, आज तक भी इनका जितना अमीर कोई था ही नहीं शासन व्यवस्था, इन दोनों की है। ठीक है, हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ट्विन्स लग रहे हैं, दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों ने पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया एक। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने अपने दम पर खड़ा कर दिया मध्यकालीन भारत का इकलौता हिंदू साम्राज्य, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे मुसलमान थे। सारा क्या चल रहा था उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा मुगल आए हुए थे, उन्होंने आक्रमण करा हुआ था, लूटपाट चल रही थी। उन्होंने पूरा का पूरा मान लो सारा पूरा भारत ही उसमें कर दिया था, हरे रंग में। लेकिन इन्होंने क्या करा था, उस टाइम पे भी एक अपना पूरा साम्राज्य बना दिया था। ठीक है, इन्होंने बनाया था भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भव्य नगर। मतलब इनका जो इन्होंने नगर बनाया था इतना ज़्यादा बड़ा था और भव्य था कि सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी इकलौती दुनिया का मान लो इनका सबसे इतना पावरफुल इन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 2 भाइयों ने। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य, इनके बारे में पढ़ लेते, फिर आगे संघर्ष का कारण पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों था। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा बुक्का नामक भाइयों द्वारा की गई थी। ठीक है, शीघ्र ही उन्होंने पूर्व व पश्चिम घाट के मध्य के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया। क्या किया इन्होंने, विस्तार करते चले गए अपनी शक्तियों का। प्रारंभ में हरिहर ने राज्य की बागडोर संभाली, जो इनका पूरा प्रशासन था उसको पहले हरिहर ने संभाला। उसके बाद हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का राजगद्दी पर बैठा, पहले बड़ा भाई फिर उसके बाद छोटा भाई। 1377 तक विजयनगर की राजधानी पर छाया रहा। ये था इसका राजकाल ब्राह्मी सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रथम के साथ लगातार संघर्ष में रहा। अब 12 संघर्ष वाला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध रहा कि इससे लड़ाई रही। उसका जो ये ब्राह्मी का वो कौन था सुल्तान, उसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम फर्स्ट। ठीक है, इस संघर्ष का कारण मुख्य रूप से वह उपजाऊ भूमि थी। एक भूमि थी जो बहुत उपजाऊ थी, मान लो ये भूमि है वो। अब इस भूमि को ये उपजाऊ इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इस तरफ है कृष्णा नदी, दूसरी तरफ है तुंगभद्रा नदी। 2 नदियों के बीच में ये जो ज़मीन है ना, ये हो गई उपजाऊ, क्योंकि दोनों तरफ से पानी है। ज़मीन कैसी हो जाएगी, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ होगी अब खतरनाक लेवल वाली खेती, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा राज्य का विस्तार। अब जो ये जगह है ना, इसके ऊपर लड़ाई है कि ये ब्राह्मी वाला जो राज्य है वो बोलेगा ये मेरी जगह है, और ये वाले बोलेंगे कि हमारी जगह है ना। जो भी चीज़ अच्छी होती है उसके पीछे लड़ाई होती ही है। तो ये जो उपजाऊ भूमि है ना, जो कृष्णा नदी तथा तुंगभद्रा नदी के बीच में फैली हुई थी, पहले चालुकों और चोल शासकों के बीच उपजाऊ भूमि पर अधिकार जमाने की लड़ाई थी। इनसे पहले ऐसा नहीं कि इन्हीं के टाइम पे लड़ाई हो रही, इनसे पहले कौन थे, चालुक वाले और चोल साम्राज्य वाले, इनके बीच में लड़ाई थी कि ये भूमि हमारी। तो ये जो भूमि है ना, ये हमेशा ही संघर्ष का कारण बनी रही, क्योंकि इस पे अगर जो जिसके पास ये वाली भूमि होगी वो अमीर होगा, क्योंकि बहुत अच्छी फसल होगी, उस फसल से ये बेचेंगे, सारा फसल खाएंगे थोड़ी ना, फिर उस फसल को बेचेंगे भी तो व्यापार होगा। और ये विजयनगर वाले सारे व्यापारी थे, हाई लेवल वाले, इनके पास सब कुछ, मतलब हर चीज़ का इन्होंने व्यापार किया हुआ है, अच्छे खासे पैसे वाले थे विजयनगर वाले। तो ये इनके पीछे इसकी लड़ाई काफ़ी थी। और ये जो मोहम्मद शाह प्रथम था, ये भी चाहता था कि ये जो भूमि है ये मेरी हो जाए बस। ठीक है, तो ये कि तो अब विजयनगर और ब्राह्मी शासक प्रोफेसर
गुरती वेकर राय का कहना है कि ब्राह्मी और विजयनगर के शासकों का टकराव का मुख्य कारण आर्थिक था। आर्थिक या पैसों से रिलेटेड, जो कि क्या है, इस भूमि से, क्योंकि जितनी अच्छी फसल उगेगी, जितना अच्छा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, उससे ही होगा हमारा सारा साम्राज्य की समृद्धि। तो ये आर्थिक कारण ही इनका सबसे बड़ा लड़ाई का वो था। ये एक दूसरे के राज्य नहीं चाह रहे थे, ये उस भूमि को जा रहे थे, जिसको क्या कहा जा रहा है, दुआओं। उस भूमि का नाम को क्या बोला जा रहा है, उपजाऊ भूमि। देखो दुआओं वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मत करो, आप उपजाऊ भूमि लिखो, जो इन दो नदियों के बीच में बसी हुई थी। ठीक है, विजयनगर ब्राह्मी संघर्ष, अब एक बार इसको डीप में पढ़ लेते हैं, इनके संघर्ष को, पूरा है टॉपिक हुई, बस इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है, विजयनगर और ब्राह्मी राज्य का पारस्परिक राजनीतिक तनाव तथा परिणाम युद्ध हुए। मतलब अब लड़ाई हो रही है, तनाव हो रहा है, तो सॉल्व तो होगा नहीं कि बैठ के बात करें सॉल्व कर दे। वॉर चलती रहती थी। ठीक है, कंटिन्यूसली वाली वॉर थी इनकी, जिनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, राजनीतिक प्लस आर्थिक दोनों ही था। दोनों ही राज्य रायचूर के उर्वरक दोआओं, वो जो भूमि का नाम है उसको क्या बोला है, उर्वरक दोआओं, जो दो नदियों के बीच में बसी हुई जगह होती है उसे बोला जाता है दोआओं, पर कब्जा करना था। ठीक है, सैन्य लगातार एक दूसरे के राज्य में प्रवेश करती रहती थी। ठीक है, एक घुसपैठ करना, ये सारी। रायचूर दोआएं कभी विजयनगर के अधीन होती थी और कभी ब्राह्मी वाले, कभी इन्होंने जीत ली उसको जमीन को, कभी उन्होंने जीत ली, ये चलता रहता था। यहाँ तक कि राजधानियों पर भी कई बार घेरे डाले गए, आपस में एक दूसरे की राजधानियों पे कब्जे कर लिए, ये कंटिन्यूस वाला था। इनसे पहले उनका था चोल वालों का, चोल और चालुक वालों का, उनकी लड़ाई थी इसके ऊपर। इस जमीन के पीछे सब लड़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब ब्राह्मी राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, एक टाइम ऐसा आया कि जो ब्राह्मी राज्य है इसके 5 टुकड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए आपस में, दूसरा ये भी हमला कर रहे थे, दो कमजोर पड़ गए, 5 टुकड़े हो गए उसके। ठीक है, तो विजयनगर राजनीति का ध्यान यह बन गया कि उत्तरधारी के लिए किया गया युद्ध को उसके घरेलू झगड़ों का हस्तक्षेप करके मौके का लाभ उठाना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, जैसे तुम्हारा दुश्मन कमजोर हो रहा है तो सामने वाले के मन में क्या आएगी, लालच तो आएगा ही कि भाई देखो वो कमजोर हो रहा है, यही है मौका, सही वक्त है, इसके ऊपर कर दो हमला। बट हुआ क्या, इनका आपसी गृह युद्ध चल रहा था, आपस में हो जाती है ना जैसे घर में लड़ाई हो गई वैसे। तो क्या हुआ, ये जो 5 हिस्सों में बटा था ना, इस 5 में से 4 हिस्से, 4 के 4 हिस्से वापस एक हो गए थे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे पता था आपस में तो लड़ लेंगे, लेकिन जो यहाँ बाहर से हम पे आक्रमण करा ना, पहले इससे निपटो। इन्होंने क्या करा, 4 राज्य एक हो गए, और ब्राह्मी जो था, ये था विजयनगर वाले, ये अकेले रह गए यहाँ पे, ये 4 हो गए। अब देखो ये 4 हैं, 4 के बाद ज़्यादा पावर होगी, ये अकेला है, बट क्या है, ये इनमें ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था एक थोड़ी सा विजयनगर वालों में। और जो इनका मंत्री था ना, वो था थोड़ा ऐसे, उसने ये नहीं सोचा कि वो 4 जगह में बटे हुए हैं, उनके पास 4 के पास अलग अलग पावर है, वो चारों एक हुए हैं, हमारा जितना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या, वो 4 है तो मैं ही कर, बहुत ही मुश्किल है ना। मान लो तुम कितने ही पावरफुल हो, ये पावरफुल तो थे विजयनगर वाले, इनके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे। बट ये सामने वाले बंदे को तो देखो, 4 हैं, वो चारों एक हो गए हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़ लिया कि चलो लड़ते हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आपस में मिल गए हैं, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि हम तो लड़ेंगे। तो क्या हुआ, प्रारंभ में इस नीति से विजयनगर राज्य को लाभ हुआ, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, उसको लाभ हो रहा था, किंतु अंत में इसका परिणाम अत्यंत घातक हुआ, विजयनगर का बहुत बुरा हाल हो गया था इसमें। बरार को छोड़कर बाकी 4 राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बना लिया। 4 राज्यों ने क्या करा था, संघ बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हम आपस में एक हो जाते हैं, अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले इससे लड़ो। बरार एक राज्य था, उसको छोड़ के 5 में बटा था ना, एक को छोड़ के बाकी के 4 ने हाथ मिला लिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 1565 में तालीकोट, बेटा इसके नाम वगैरह लिख लो, इसकी डेट लिख लो, इस वाली लड़ाई का, तालीकोट का युद्ध हुआ। इस दक्षिण भारतीय राज्यों में आपसी राजनीतिक झगड़े प्रायः बड़े युद्ध का रूप धारण कर लेते थे। लड़ाई छोटी मोटी चल रही है, उससे क्या होगा, बढ़ जाएगी लड़ाई। ठीक है, छोटी सी लड़ाई चलो, उसको अंत क्या होता है, बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ी हो जाती है। प्लस ये तालीकोट वाले में विजयनगर वाले हार गए, रीजन क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस, 4 के खिलाफ लड़ रहा था एक बंदा, गलत डिसीजन ले लिया, अपनी पावर ये बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या वो 4 थे, उनके पास ज़्यादा पावर हो गई थी, तो ये हारे थे। तालीकोट वाले में इसकी ये लड़ाई थी, और कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रहती थी। इनके छोटे मोटे जो राजनीतिक झगड़े थे वो युद्ध का रूप ले लेते थे थोड़े समय बाद। ठीक है, जिसमें कोटलाम के युद्ध में भयानक नरसंहार हुआ, मतलब बहुत खून खराबा हुआ। ठीक है, 1366 में होने वाला इस युद्ध के पश्चात दोनों राज्यों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि सेना ना लड़ने वाले को हानि नहीं पहुंचाएगी। देखो लड़ाई हो रही है, दोनों का ही नुकसान होता है,
सैनिक तो देखो इनके भी मरेंगे और इनके भी मरेंगे, आर्थिक रूप से दोनों ही कमज़ोर होते हैं। तो फिर इन्होंने लास्ट में ये किया है, एक तरीके से संधि कर ली कि देखो हम अगर पीछे हट रहे हैं तो तुम हम पे हमला नहीं करोगे, तुम अगर पीछे हट रहे हो तो हम भी तुम पे हमला नहीं करेंगे, कि ना लड़ने वाले को, ठीक है, ना लड़ने वाले को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुझाव दोनों राज्यों ने स्वीकार कर लिया। क्या हो गया, एक तरीके से सेटलमेंट हो गई। जिस पर किसी ने पूरी तरह से इसका निर्णय का पालन ना किया, पर फिर भी कुछ समय तक दोनों राज्यों के प्राय युद्धों को राहत मिली। ठीक है, इससे क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बाद भूल गए भाई, करी थी संधि लेकिन भूल गए, लेकिन कुछ समय तक थोड़ी सी बात थोड़ी सॉल्व हुई, बहुत ना शांति हो गई इस वाले इससे सेटलमेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चन बनता है, विजयनगर की शासन व्यवस्था क्या है। ये पूरा अब चलेगा 4-5 स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा लिख लिख के करना। विजयनगर की शासन व्यवस्था अन्य मध्यकालीन राज्यों की तरह विजयनगर राज्य की राजा निरंकुश शासक था। मतलब जैसे हमने सारा पढ़ा हुआ ना कि राजा जो था निरंकुश होता था, इनका भी राजा निरंकुश था, सारी पावर एक बंदे के हाथ में थी, इनके यहाँ पर भी। ठीक है, वे ही नागरिक, सैनिक तथा न्याय संबंधित मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। ये तो देखो पूरे टाइम पे था, मध्यकालीन जितना भी आप इतिहास देखोगे सारा पावर एक बंदे के हाथ में थी। सैनिकों की सारी पावर, न्याय से रिलेटेड सारी पावर, हर चीज से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड सारी पावर उसी के हाथ में होगी। कृष्णदेव राय की तेलुगु पुस्तक आयुक्त मलयादा में हमें विजयनगर की शासन पद्धति के सिद्धांत का सचिव राजा को सर्वदा धर्म से दृष्टि से रखकर शासन करना चाहिए। इसने मतलब क्या बोला कि राजा को धर्म को भी देखना चाहिए, यानी कि सिर्फ तुम पॉलिटिक्स करो, धर्म को भी देखो। ठीक है, इस कथन में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विजयनगर का शासन धार्मिक रूप से कट्टर थे, धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे, हिंदू धर्म वाले थे और हिंदू धर्म को इन्होंने सर्वोपरि रखा है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल ही अपने प्रशासन को ढालने की कोशिश की है कि जैसी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अपना प्रशासन चलाओ। विजयनगर के शासकों ने राजनीति पर धर्म या पंडितों को हावी नहीं होने दिया है। उन्होंने इसको हावी नहीं होने दिया, माना है धर्म को, तो माना है, धर्मक रूप से कट्टर तो थे, बट धर्म को और पंडितों को हावी नहीं होने दिया अपने राज्य के ऊपर के धर्म को बिना देखे सोचे कुछ भी अंधविश्वास में तुम डिसीजन ले रहे हो, ऐसे नहीं होने दिया। वे आगे कहता है कि राजों को राजकाज में कुशल लोगों को एकत्र कर राज्य करना चाहिए। मतलब सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लेवल वाले कुशल लोग हैं, उनको एकत्र करके फिर अपना साम्राज्य चलाए, धर्म के नाम पे कुछ भी वो ना करे अंधविश्वास में। अन्य राज्य में बहुमूल्य धातुएं देने वाली खानों का पता लगाकर, इसने क्या बोला कि इसको क्या करना चाहिए, प्रशासन को अच्छा चलाने के लिए बहुमूल्य धातुएं वगैरह जो सोना चांदी हो गया, हीरे जवाहरात, इनकी खानें जो थी उनका पता लगाए, उसकी खुदाई करवाए, उसको निकाले और अपने राज्य में देखो मेन सोर्स का जो पैसा बनेगा ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो बन जाएगा वो यहाँ से बन जाएगा, खदानों से अगर तेल वेल निकलता है तो इन सब का पता लगाते रहे, उन धातुओं को निकालना चाहिए। किसे क्या करना चाहिए, उन धातुओं वगैरह को पता लगाकर उनकी निकालनी चाहिए, खोजबीन करते रहो उसकी। अपने लोगों को परिमित रूप से वह वसूल करना चाहिए, मतलब ये कर भी वसूल करना, टैक्स भी लेना, प्लस टैक्स। शक्ति द्वारा अपने शत्रुओं को पीस कर उनके कार्यों का प्रतिकार करना चाहिए, शत्रुओं के खिलाफ लड़ना, शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, दोस्ती भी रखो, जहां जरूरत है वहां दोस्ती भी रखी जाए, संबंध ऐसे बिल्कुल खराब नहीं करने। बेसिक बातें बता रहे, ठीक है। अपना प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा सुरक्षा करनी है अपनी पूरी प्रजा की, ठीक है। सर्वदा ब्राह्मणों गुणवर्धन करने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने नगरों की शुद्ध रखने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए, मतलब चौकन्ने रहो, आंख बंद करके नहीं रहना आपको। राजा की इच्छा ही कानून होती थी, राजा जो चाहेगा वो ही कानून होगा। इनकी प्रशासन व्यवस्था में भी क्या था, जितना भी मुगल वंश हमने अब तक पढ़ लिया, सारा पांचों वंश में सब में सारी मेन पावर राजा के हाथ में आ रही, तो कानून उसकी इच्छा के हिसाब से होगा कि वो क्या चाह रहा है। ब्राह्मण उसको पवित्र धर्म पुस्तकों को स्वीकार देकर कानून के रूप में देते थे, मतलब उसको बुक्स देते थे। राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य स्थान शासक का होता था। ये बात सबसे ज्यादा मेन है कि बेसिक मेन स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी प्रशासन में कौन होगा, एक बंदा, जो कि है कौन है, राजा। अब देखो समझो, इनकी भी प्रशासन व्यवस्था 2 भाग में बटी हुई है, जैसे हमारे तो 3-4 भाग में है ना, लेकिन इनकी सिर्फ 2 भाग में है। ऊपर कौन आ रहे, सेंटर लेवल वाले, सेंटर गवर्नमेंट, और नीचे कौन आ रहे, स्टेट गवर्नमेंट वाले। जैसे हमारे 28 राज्य है तो 28 हमारी वो बनी हुई है राज्य स्तर की सरकार है, और ऊपर कौन है, केंद्र सरकार की सरकार, जो कि सिर्फ कौन है, एक, जो कि हमारी बीजेपी, और बाकी जितने 28 स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग जो जहाँ पे जीता हुआ है वो मोस्टली में बीजेपी जीती हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे इनका भी सेम यही सिस्टम था। एक थी केंद्र स्तर की सरकार, जिसको मेन अध्यक्ष कौन होगा, राजा वगैरह,
और नेक्स्ट क्या है, प्रांतीय स्तर पे जो छोटे छोटे लेवल बांट दिए गए पूरे देश का, एक का छोटे छोटे लेवल बांट दिए, प्रांतीय स्तर की सरकारें, प्रशासन। अब इसको ये देखना कि कैसे चलता है। बस मेन ये होगा कि सब में ही प्रांतीय स्तर की हो चाहे केंद्र स्तर की हो, मेन कौन होगा, शासक, जो राजा है वहाँ का, ठीक है। केंद्र प्रशासन में राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता था, सबसे ऊपर कौन होगा, राजा, है ना। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, उसमें सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान किसका, पीएम मोदी का, सबसे ऊपर वो है, उस एक प्रकार के राजा मान लो ऐसे। इसमें कौन होगा, राजा। और समस्त राजनीतिक शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी, परंतु शासक प्रबंधन को चलाने के लिए कई विभाग थे, अलग अलग विभाग बांटे हुए थे। पूरे सब कुछ तो पावर उसके हाथ में थी, लेकिन अलग अलग विभाग बांटे हुए थे। विभागों के अध्यक्ष राजा को प्रतिदिन के कामों का सहायता देते थे, मतलब जो भी छोटे मोटे काम है, छोटी मोटी बातें हो गई, लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का, उन सब का काम वाम का सारा ये संभालेंगे विभाग वाले। और जो भी चल रहा है वो उस राजा को बताते जाएंगे कि ये चीज ऐसे चल रही है, ये सब वो चल रहा है सिचुएशन। उसकी उन्नति तथा अवनीत राजा की इच्छा पर निर्भर करता था, सब कुछ मतलब क्या होगा वो राजा की इच्छा के हिसाब से होगा। अध्यक्ष प्रायः उच्च वर्ग के जातियों से भर्ती किए जाते थे, मतलब जो ऊंची जाति वाले उनसे अध्यक्ष बुलाए जाते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे कर्मचारी थे, और भी बहुत सारे कर्मचारी थे, मतलब एक विभाग मान लो तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, सबकी मिलकर एक टीम बनेगी, फिर एक विभाग कहलाएगा वो, जो कि केंद्र कार्यालय में काम करते थे, ठीक है। जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पूरी संसद भवन है, उसमें कितने सारे लोग हैं, अलग अलग वो हैं, ऐसे पूरा इनका भी था, अलग अलग विभाग बटे हुए थे, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई थी। प्रजातीय प्रशासन, प्रजातीय प्रशासन में क्या आ रहा है बेटा, विजयनगर राज्य में कई प्रांत बटे हुए थे, कि एक बड़ा सा विजयनगर राज्य, छोटे छोटे प्रांत बटे हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल में तो पूरा आ गया, छोटे छोटे अलग अलग प्रांत भी बटे हुए हैं। अब ये क्या है, इन प्रांतों की संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अब कुछ इतिहासकार बता रहे इतने प्रांत थे, कुछ बता रहे इतने थे, ठीक है। हम एक का पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या है, कृष्ण शास्त्री के मतानुसार इस प्रांतों की संख्या 6 थी। ये जो कृष्ण शास्त्री ये क्या बोल रहा है कि 6 थे ओनली, ठीक है। 2 4 6 8 ही, मैंने 8 बनाए हैं, इसमें इन्होंने 6 बताया है। हर प्रांत के मुख्य अधिकारी को नायक कहा जाता था। जैसे मान लो ये एक प्रांत है, इसका जो बंदा हेड होगा ना, जो मेन होगा, उसको क्या कहा जाएगा, नायक। वो क्या कहलाएगा, नायक। एक पूरा ये वाला प्रांत इसके हाथ में है, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी भी इसके हाथ में है, सब कुछ यही करेगा, टैक्स भी ये वसूलेगा। जो भी मान लो थोड़े न्याय से रिलेटेड दिक्कत आ गई, लड़ाई वड़ाई हो गई, आपसी झगड़े वगैरह हो गए, वो सब A to Z चीजें ये संभालेगा। इसमें राजा कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये पूरी सिचुएशन संभाल के जो टैक्स बचेगा वो इसको दे देगा, ठीक है ना। जो ऊपर राजा बैठा है नायक कहलाता था। नायक या तो राजा के वंश से संबंधित होता था। अभी नायक कौन बनेगा, ये जो पूरे बांटेंगे प्रांत, ये उन्हीं बंदों को बांटेंगे जो इनके खुद के खास होंगे, तो राजा के वंश में होंगे, उसके बेटे बेटे, चाचा ताऊ के लड़के, इनको बांट दिया, ठीक है। यह समानता के वंश के आते थे, ये सारे इस वंश से आते थे, ठीक है। हर नायक अपने प्रांत के नागरिक, सैनिक, आर्थिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था, मतलब सारी A to Z सारी जितनी भी समस्या प्रॉब्लम वगैरह होगी, सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, उस नायक की। ऐसे बटे हुए थे, ये सारे नायक होते थे, और ये सारी जानकारी अपने ऊपर जो राजा सबसे ऊपर सेंटर लेवल पे बैठा उसे बता देते थे, टैक्स वैक्स उसे दे देते थे, सब कुछ मतलब ये संभालते थे। राजा इसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि राजा सबसे ऊपर वाले लेवल पे बैठा हुआ अकेला। अब क्या है इनकी अर्थव्यवस्था। भूमि कर राज्य की आय का एक मुख्य साधन था, सभी जगह पे। पीछे भी हमने पूरा चैप्टर 1 पढ़ा, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कर कहीं से आता तो भूमि से आता था, सबसे ज्यादा भूमि पे ये टैक्स लेते थे, वो इनका भी मेन था। ये बतलाना कठिन है, ये बताना कठिन है, बतलाना लिखा है, बताना कठिन है राज्य किस अनुपात में भूमिका कर लेता था। अब देखो सबके टाइम पे चेंज था, जब खिलजी आया तो उसने 50% कर दिया था, उसने जनता का नहीं सोचा था, उसने सोचा था मुझे पैसा चाहिए, उसने 50% कर दिया। फिर दूसरा शासक आया, उसने थोड़ा कम कर दिया, उसे देखा कि जनता के साथ गलत हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता था। तो इसका भी ये बता रहे कि किस अनुपात में टैक्स ले रहे थे, ये ना क्लियर नहीं है, कुछ इतिहासकार कुछ बता रहे, कुछ बता रहे, तो ये कन्फर्म नहीं है। बट ये कि टैक्स सबसे ज्यादा अगर कहीं से आता था वो भूमि का ही आता था, ठीक है। राज्य किस अनुपात में ये नहीं पता, परंतु प्रायः ये 1/6 भाग हिंदू शास्त्रों में बताया गया। हिंदू शास्त्र वाले क्या बता रहे हैं, 1/6 लेते थे। मान लो ये एक जमीन है, इसको मैं 6 पार्ट में बांट दूं, है ना, 1 2 3 4 5 6 ये लो, तो इतना पार्ट उस किसान का जो जिसने मेहनत करी है, ये जो एक बचा हुआ पार्ट है ये दिया जाएगा राजा को। 1/6 का इन्होंने हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, बट अब कंफर्म नहीं है कि ये उसको मान भी रहे थे या ज्यादा कम ले रहे थे, वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू शास्त्र में लिखा गया, डॉक्टर रतन ने राय ने भूमि का कर 1/4 बताया। इस ये राय जो डॉक्टर ये हैं, ये कौन है, इतिहासकार होते, पूरा उसका पूरा सारे स्क्रिप्ट पढ़ के फिर ये बताते हैं। इन्होंने 1/4 बताया कि एक अगर 4 हिस्से हैं
तो जिनसे एक हिस्सा राजा का जाता था, बाकी के 3 उसके 1/4 इसने बताया। परंतु विजयनगर के इतिहास में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि बताता है कि किसान के उसकी पैदावार का आधा भाग वंचित होना पड़ता था। अब ये कई जगहों पे इतिहासकार ये बता रहे हैं कि हाफ पार्ट 50% ये ले लेते थे, किसान को सिर्फ आधा मिलता था, 50% ये खुद रख लेता था, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, 50% का भी बहुत जगह पे बताया हुआ है। भूमि कर के अतिरिक्त भी और भी कई कर होते थे, बहुत सारे कर होते थे। ठीक है, नहरों के कर देने पड़ रहे हैं, शादियों के बाद कर रहे हो तो उसके कर देने पड़ रहे हैं, टैक्स टोल टैक्स होता है, वो सब भी हर चीज़ के कर इसमें लगाए जाते थे। जैसे कि क्या क्या विवाह कर, विवाह मतलब शादी करो तो उसका भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। चुंगी कर तथा माल तैयार करने का करना, तो तुम काम वाम भी करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा जो तुम कमा रहे हो उसका। ऐसे पूरा बहुत सारी चीज़ों का कर होता था। अब नेक्स्ट क्या है, न्याय विभाग। अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ लिया। न्याय विभाग में क्या है, मुकदमों का फैसला करने के लिए नियमित अदालतें थी। उस टाइम पे भी कोर्ट वगैरह पूरे थी कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी अदालतों में सुनवाई होगी, जिसके प्रचलित स्थान कानून के द्वारा फैसला किया जाता था। उस समय का जो भी कानून वगैरह इन्होंने बना रखे थे उस रूल्स के हिसाब से ये फैसला करते थे। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता। देखो दंड कठोर होते थे इनके, कि मतलब मार रहे, काट रहे, बुरी तरह से जला रहे, ऐसे मतलब बुरे हाई लेवल वाले इनको कठोर दंड दिए जाते थे। राज्य द्रोहियों, मतलब किसी ने अगर राज के खिलाफ बोल दिया, राजद्रोहियों को, मिलावट करने वालों को, चोरी करने वालों को, इनको मृत्यु के दंड दिए जाते थे। ठीक है, चोरी वगैरह और मतलब घपलेबाजी वालों को, भ्रष्टाचार वालों को डायरेक्ट मृत्यु दंड होते थे इनके। ठीक है, और ये सब कौन डिसाइड करता था, राजा, कि किसको क्या दंड देना है। कृषि, कृषि का देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी मेन लड़ाई जो थी ब्राह्मी वालों से वो कृषि के ऊपर ही तो थी, क्योंकि एक ज़मीन थी, उसकी इधर कृष्णा नदी बह रही है, इधर तुंगभद्रा नदी बह रही है, ब्राह्मी वाले बोल रही है हमारी जगह, विजयनगर वाले बोल रही है हमारी जगह। तो यही मेन कारण था। सबसे बड़ी अगर संघर्ष का कारण इनका कोई था तो वो कृषि से रिलेटेड ही था, क्योंकि उपजाऊ भूमि की लड़ाई थी इनकी। क्योंकि इनका देखो सिर्फ ये नहीं है कि उस भूमि से कमा के खुद खा रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये उसको बेचते भी थे। ये सारे व्यापारी थे विजयनगर वाले, बहुत अमीर इसीलिए ये थे क्योंकि इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, इंटरनेशनल लेवल का व्यापार था। इनके यहाँ पे बंदरगाह थे सारे। बंदरगाह क्या होते हैं, जो समुद्री तट से मिलता हुआ एरिया होता है ना, जैसे ये वाला सारा एरिया, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे सारे सागर है, नदी नहीं बहुत बड़े बड़े सागर जो होते हैं वो। तो ये यही बोल रहे हैं कि इनके लिए कृषि भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए विजयनगर एक धनी व समृद्ध साम्राज्य था। क्या था, धनी व समृद्ध, बहुत अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, अमीर थे। जहाँ खेती उन्नत थी, खेती बहुत हाई लेवल की थी इनकी, क्योंकि यहाँ नदी, यहाँ भी नदी, हर तरफ पानी पानी होगा तो ज़मीन कैसी हो जाती है, उपजाऊ, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, बहुत अच्छी लेवल की वो खेती होती है। क्योंकि देखो बंदा अगर राजस्थान में खेती कर रहा है, वहाँ सोचो पानी की कितनी शॉर्टेज है, उसके लिए खेती करना कितने डिफिकल्ट है, वहाँ पानी नहीं है। लेकिन यहाँ वाले एरिया में जो हमारा दक्षिण भारत का एरिया है, यहाँ तो हर तरफ पानी पानी है, हर तरफ पानी है, समुद्र है पूरा, तो इनके लिए खेती करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बारिश भी अच्छी होती है इनके यहाँ, प्लस पानी भी बहुत सारा है, इनको दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोले, पायस पीस के शब्दों में खेती विजयनगर साम्राज्य की फलती फूलती रही थी, मतलब बहुत अच्छी खासी खेती थी इनकी, फली फूली थी। यहाँ की राजधानी में चावल, अनाज, भारतीय मक्का तथा अन्य मात्रा में जो फलियाँ होती है, बीन्स वगैरह, मूंगफली, घोड़ों का दाना, अन्य बीज वगैरह, मतलब इनके यहाँ सब था, सब कुछ था, मसाले वगैरह भी सब थे यहाँ पे। ठीक है, जो इस देश का होते थे। ठीक है, और बहुत से रास्ते थे से भरी हुई थी, और बाजार बेशुमार माल से लदे हुए थे, मतलब बहुत था इनके पास, प्रोडक्शन इनकी बहुत अच्छी थी, जिसको ये बेचते भी थे, बाहर से ये व्यापार करते थे इसका। नेक्स्ट देखेंगे व्यापार। अभी जो मैं व्यापार वाला पूरा टॉपिक बता रही थी वही वाला, कि इनका व्यापार बहुत अच्छा था। इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य के चीन, बर्मा, अरब देशों से, फ्रांस से, अफ्रीका से, पुर्तगाल से, इन सारे स्थानों से व्यापारिक संबंध थे। अपना सामान इन देशों को वो बेचता था, इन देशों से अगर कुछ खरीदना था वहाँ से खरीदा भी जाता। ठीक है, बरबोसा जो 1516 में भारत आया, ये भारत आया आदमी, वो थे ना ट्रैवलर्स, ये वो ट्रैवलर है, उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, देश में विजयनगर का एक सक्रिय एक्टिव वाणिज्य था। वाणिज्य मतलब क्या होता है बेटा, व्यापार। इनका व्यापार बहुत अच्छा था, बिजनेसमैन वाले थे ये सारे। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ा, तांबा, मूंगा, पारा, चीनी, मतलब ये सारे क्या हैं, एक पत्थर होते हैं ना जो बहुत महंगे महंगे होते हैं, जो हम लखवातों में नहीं पहनते, लाल पत्थर, जो नीले पत्थर लोग पहनते हैं, मणियाँ जिन्हें बोला जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, ये सब भी ये खरीदते और बेचते थे।
चीनी, रेशम एवं मखमली आदि वस्तुओं का आयात होता था। खाना तो बेच ही रहे हैं, जो भी सारा अनाज वगैरह खेती सारा वो सब भी, प्लस ये सब भी, घोड़े वगैरह जानवर बेचे जा रहा है, तांबे बेचे जा रहे हैं, जो हम हाथों में वो पहनते हैं पत्थर अलग अलग प्रकार के, वो सब भी बेचे जा रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं का आयात होता था, मतलब बेचा जाता था। निर्यात मतलब खरीदना, आयात मतलब बेचना। निर्यात की मुख्य वस्तु एक कपड़ा होती थी, जो ये खरीद रहे, चावल हो गया, लोहा हो गया, शीशा हो गया, ये मसाले वगैरह खरीद भी रहे, बेच भी रहे। अब्दुल रजाक ने विजयनगर राज्य की बंदरगाहों की संख्या बहुत अधिक बताई है। जो अब्दुल रजाक है, इसने बोला कि इनके बहुत सारे बंदरगाह थे, क्योंकि देखो ये दक्षिण वाला एरिया, जो हमारे भारत का मैप है वो ऐसा है, दक्षिण में ही बना हुआ विजयनगर, तो यहाँ भी वो है समुद्र, यहाँ भी समुद्र है, तो यहाँ बहुत सारे इन्होंने बंदरगाह बनाए हुए थे। बाहर के लोगों के, जो बाहर के देश है, वो यहाँ से ट्रैवल करके इनके बंदरगाह पे उतर के इनको अपना सामान बेच सकते हैं, और ये अपना सामान दूसरे देशों में भेज सकते हैं। इनको दिक्कत नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, ये इनकी पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था पढ़ ली हमने कि इनकी शासन कैसे चलता था, न्याय व्यवस्था इनकी कैसी थी। संघर्ष का कारण क्या था सबसे ज़्यादा? वो एक उपजाऊ भूमि, ब्राह्मी वाले उस भूमि पे लड़ाई चाहते थे, और ये कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो इनकी लड़ाई होगी। फिर क्या हुआ, जो ये ब्राह्मी वाले थे ये थोड़े वीक पड़ गए, इन्होंने देखा यही मौका है इनसे लड़ने का, क्योंकि जो ब्राह्मी राज्य था 5 पार्ट में बट गया, डिवाइड हो गया 5 हिस्सों में। तो इसने क्या करा, लड़ाई छेड़ने का वो सोच लिया कि इनको अब अपने उसमें हथिया लेंगे, इनका पूरा एरिया ही हथिया लेंगे ये, क्योंकि ये कमज़ोर पड़े हुए। पर हुआ क्या, एक तो दूर रहा, लेकिन विजयनगर वालों के अगेंस्ट 4 मिल गए, क्योंकि उन्होंने देखा चाहे हमारी आपस में लड़ाई चल रही है, पर हम हैं तो एक ही देश के, हमारा देश तो एक ही है, ये हम पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए ये 4 एक हो गए। ठीक है, विजयनगर वालों ने क्या सोचा कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम तो पावरफुल हैं, हम इनसे लड़ लेंगे। ये एक तरफ 4 हो गए, एक तरफ अकेला विजयनगर। ठीक है, तो ये जो तालीकोट वाली लड़ाई हुई है उसमें कौन हारा? विजयनगर वाले। ठीक है, तो ये हार जीत चलती रही, कब्जा बार बार इनकी कब्जा करना, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया उस जमीन के ऊपर, ये कंटिन्यूसली इनका चलाता रहा। और ये जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, इस तरफ कृष्णा नदी, इधर तुंगभद्रा नदी, इस पे हमेशा ही लड़ाई चलती रही। इनसे पहले चालुक वंश वालों की, उनके साथ लड़ाई थी, क्योंकि ये जमीन उपजाऊ थी। तो ये संघर्ष चलता रहा। मेन रीजन संघर्ष का ये है। विजयनगर का पूरा प्रशासन व्यवस्था पढ़ ली, बस इसमें एक क्वेश्चन इसी से बनता है कि विजयनगर की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, संघर्ष का कारण क्या था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी भी किसी को कुछ ना समझ रहा हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बेटा।